आज से अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक में हम जो पहला मुद्दा है जिस पर बात करेंगे वो है कि एक राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र और राज्य में क्या फर्क है। राष्ट्र शब्द के मायने क्या है? अगर हम नेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो नेशन शब्द के मतलब क्या है, और अगर हम राज्य शब्द यानी स्टेट वर्ड को यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है। इससे मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शब्द को या राष्ट्रीय आंदोलन को समझने से पहले राष्ट्र शब्द के मायने पता होने बहुत जरूरी है। तो राष्ट्र क्या होता है? अगर हम इसे कुछ ऐसे समझें कि राष्ट्र एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है। द नेशन इज एन इमोशनल एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें किसी देश के धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता हो, जिसमें किसी देश की प्रजातियों को, देश की जातियों को, देश के सांस्कृतिक पक्ष को, देश की भाषाओं को, देश के रीति रिवाजों, खान पान को, देश की सामाजिक व्यवस्था को अगर ज्यादा महत्व दिया जाता हो तो वह देश राष्ट्र कहलाता है, या वह अभिव्यक्ति या देखने का वह नजरिया राष्ट्र कहलाता है। तो राष्ट्र शब्द के अंदर या अगर हम किसी देश को राष्ट्र के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, यानी कि हमारे प्रायोरिटी पर, हमारी प्राथमिकता पर उस देश का धर्म है, हमारी प्रायोरिटी पर उस देश की संस्कृति हो सकती है, हमारी प्रायोरिटी पर उस देश की लैंग्वेजेस हो सकती है, हमारी प्रायोरिटी पर उस देश की कास्ट, उस देश की रेस, उस देश के रिचुअल्स, ये ज्यादा प्रायोरिटी पर, ज्यादा प्राथमिकताओं पर हो सकते हैं। वहीं पर स्टेट यानी राज्य एक राजनैतिक अभिव्यक्ति है, यानी कि स्टेट जो है, स्टेट इज एन पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जब किसी देश में उसकी सीमाओं को किसी भी अन्य बात से ज्यादा महत्व दिया जाए, जब उस देश की सरकार को ज्यादा महत्व दिया जाए, किसी देश के संविधान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए, जब किसी देश के कानूनों को और उसकी न्याय व्यवस्था को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए, जब किसी देश में अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाए, जब इस दृष्टिकोण से किसी देश का विश्लेषण होता है तो हम उसको राज्य कहते हैं। तो द स्टेट इज अ पॉलिटिकल अफेयर, इज पॉलिटिकल एक्सप्रेशन in which the constitution gets the highest importance, the boundaries of the nation get the highest importance। एक राष्ट्र के रूल्स, रेगुलेशंस, जब इनको किसी अन्य बात से ज्यादा महत्व दिया जाता है तो हम इसको स्टेट बोलते हैं। नाउ अब ये जो दो, किसी भी देश को देखने के दो दृष्टिकोण हैं, दो एंगल हैं, यानी कि एक नेशन की तरह से देखने का एंगल और एक स्टेट की तरह से देखने का एंगल। इन दोनों ही दृष्टिकोणों के आधार पर पूरी दुनिया में देशों को का जो मॉडल बनाए गए, जो देशों के अंदर जो मॉडल अपनाए गए, वो दो तरह के मॉडल थे। एक है नेशन स्टेट का मॉडल, यानी कि राष्ट्र राज्य का मॉडल, और एक है स्टेट नेशन का मॉडल, यानी कि राज्य और राज्य राष्ट्र का मॉडल। अब सबसे पहले नेशन स्टेट के मॉडल को समझें, यानी कि राष्ट्र राज्य के मॉडल को समझें कि अगर कोई देश को हम कहते हैं कि इट इज अ नेशन स्टेट, ये राष्ट्र राज्य है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, शब्द से ही समझ में आता है कि एक ऐसा देश जिसमें राष्ट्र पहले हो और राज्य बाद में हो, जिसमें राष्ट्र वाले तत्वों को पहले प्राथमिकता दी जाए और बाद में राज्य वाले तत्वों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसा देश नेशन स्टेट मॉडल पर वर्क करता है, यानी कि राष्ट्र राज्य पर वर्क करता है। अब इस राष्ट्र राज्य के मॉडल को अगर मैं समझाना चाहूं किसी उदाहरण से, किसी एग्जाम्पल से, तो आप भारत के लोगों को वैसे भी पाकिस्तान से बहुत समझ में आता है, पाकिस्तान के मॉडल से, पाकिस्तान से ही समझते हैं। पाकिस्तान इज अ नेशन स्टेट, वह एक राष्ट्र राज्य है।
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सीधे सीधे कहता है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस्लाम पहले है, इस्लाम महत्वपूर्ण है, बाकी सब बातें बाद में है। वहां पर ऐसा तो नहीं है कि संविधान का महत्व नहीं है, लेकिन वहां का संविधान धर्म के अनुसार है, वहां का संविधान इस्लाम के अनुसार है। वहां पर इस्लाम पहले है, संविधान बाद में है। वहां पर इस्लामिक होना पहले है, नागरिक होना बाद में है। वहां पर जो रीति रिवाज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो परंपराएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्याय व्यवस्था महत्वपूर्ण तो है, संविधान महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उनका महत्व कहीं ना कहीं धर्म, भाषा, संस्कृति के बाद आता है। इसीलिए वो संविधान को भी इस्लाम के अनुसार बनाने के लिए राजी हुए। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है। अगर हम बात करें नेपाल की, आज तो अब नेपाल ने अपना मॉडल बदल दिया है, लेकिन कुछ वर्ष पहले जो नेपाल का पुराना मॉडल था वह भी नेशन स्टेट वाला मॉडल था, क्योंकि नेपाल ये कहता था कि वह एक हिंदू राष्ट्र है। तो वहां पर धर्म पहले है, धर्म की बातें, उसके रिचुअल्स पहले हैं, संविधान बाद में है। अब उन्होंने मॉडल को चेंज कर दिया है, अब उन्होंने इस नेशन स्टेट के मॉडल को बदल दिया है। नाउ अगर हम स्टेट नेशन को समझें तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्टेट नेशन का क्या मतलब है, कि बस कंसेप्ट को उल्टा करना है, जहां पर स्टेट पहले हो और नेशन बाद में, यानी कि पहले महत्व उन बातों को दिया जाता हो जो कि स्टेट में डोमिनेटिंग है, जो कि राज्य के अंदर डोमिनेटिंग है, यानी कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो बातें आती हैं, राजनीतिक अभिव्यक्ति में जो बातें आती हैं, उनको पहले महत्व दिया जाए और बाद में फिर ऐसा नहीं कि महत्व ना दिया जाए, लेकिन महत्व बाद में दिया जाए, जो कि इमोशनल एक्सप्रेशन की बातें हैं। स्टेट नेशन के अंदर स्टेट पहले है और नेशन बाद में, यानी कि किसी देश के लिए पहले वह संविधान की रक्षा करेगा, पहले वह अपने राष्ट्र के उस नागरिकों की रक्षा करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। वह राष्ट्र अपनी सीमाओं को ज्यादा महत्व देगा, वह अपनी सीमाओं के साथ किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति के नाम पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं होगा। वह अपनी न्याय व्यवस्था को पहले प्राथमिकता देगा, वह हर चीज न्याय व्यवस्था और कानूनों के हिसाब से देखने की बात करेगा। वह अपने संविधान को किसी धर्म के अनुसार नहीं बनाएगा, किसी धर्म के दिशा निर्देशों पर वह अपने संविधान को नहीं बनाएगा, बल्कि सभी धर्म के मानने वालों को, सभी जातियों को, सभी संप्रदायों को जो संविधान राष्ट्र का बना है उसके अनुसार चलना होगा, वह सभी को मान्य होगा। तो एक देश अपने नागरिकों से ना तो धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, ना जातियों के आधार पर भेदभाव करेगा, ना उनकी भाषा या उनकी संस्कृतियां, उनके रीति रिवाजों के आधार पर भेदभाव करेगा। वह सभी को समान दृष्टिकोण से देखेगा। ऐसा मॉडल जो होता है वह स्टेट नेशन का मॉडल होता है। ऐसे मॉडल में एक देश का डेवलपमेंट पहले होता है, उस देश में जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें महत्व दिया जाता है, लेकिन महत्व बाद में दिया जाता है। पहले एक राष्ट्र की सीमाओं, राष्ट्र के संविधान, राष्ट्र के विकास को पहले महत्व दिया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका है, यूएसए है। यूएसए ने अपने स्टेट को पहले मजबूत किया। आज भी उनके लिए उनका नागरिक महत्वपूर्ण, चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो। हाँ, वो नागरिक होना चाहिए, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। उनके लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर के व्यक्ति को उनके नियम कानून तोड़ने की अनुमति नहीं है, और ना ही वह किसी धर्म के दिशा निर्देशों के हिसाब से अपने नियम कानून बनाते हैं। भारत का अगर मैं उदाहरण दूं तो भारत भी एक स्टेट नेशन है, और अब नेपाल भी एक स्टेट नेशन बन चुका है। भारत स्टेट नेशन है, हालांकि भारत में कभी कभी राष्ट्रवादी तत्व और राज्यात्मक तत्वों के बीच का कभी कभी टकराव देखने को मिल जाता है। कई बार आपने आजकल की वर्तमान की बहसों में देखा होगा, वर्तमान में बहुत सारे मुद्दों में देखा होगा कि देश के कुछ लोग किसी दूसरे लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरे लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं। जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि दोनों में से कोई देशद्रोही नहीं है, देशभक्त दोनों ही हैं, बस दोनों के नजरिए अलग अलग हैं।
किसी मुद्दे पर एक व्यक्ति राष्ट्र के दृष्टिकोण से देख रहा है और दूसरा व्यक्ति राज्य के दृष्टिकोण से देख रहा है, तो कई बार जो राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखने वाले लोग हैं वह उन राज्य के दृष्टिकोण से देखने वाले लोगों को देशद्रोही बोल देते हैं, और जो राज्य के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं उन राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखने वालों को देशद्रोही बोल देते हैं। हालांकि देशद्रोही कोई नहीं है, उन दोनों ही मुझे तो देशभक्त दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों की ही चिंता में कहीं ना कहीं देश रहता है, बस दृष्टिकोण का अंतर है। तो एक्चुअली वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने दोनों के लिए एक ही शब्दावली देशद्रोही कर ली है, हालांकि दोनों ही राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तो भारत भी राज्य राष्ट्र है, भारत भी स्टेट नेशन है। भारत में धर्मों का सम्मान है, भारत में जातियों का सम्मान है, संप्रदायों का सम्मान है, उनके रीति रिवाजों का सम्मान है, और उन सबकी स्वतंत्रता भी है। लेकिन इन सब की खातिर भारत अपने संविधान के साथ समझौता नहीं कर सकता, भारत अपनी न्याय व्यवस्था के साथ समझौता नहीं कर सकता, कानून व्यवस्था के साथ समझौता नहीं कर सकता, भारत अपनी अर्थव्यवस्था और विकास के साथ समझौता नहीं कर सकता। भारत अपने नागरिकों को समान दृष्टिकोण से देखता है, भारत अपनी सीमाओं को महत्व देता है। तो इसलिए भारत भी एक राज्य राष्ट्र है। कभी कभी उसमें कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं सामान्यतः देखूं तो भारत एक राज्य राष्ट्र की संकल्पना पर खड़ा राष्ट्र है बेसिकली। तो ये तो रहा फर्क एक राज्य होने में और एक राष्ट्र होने में। नाउ अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं दो शब्दों पर। एक शब्द है राष्ट्रीयता, अब हम राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक शब्द है राष्ट्रीयता और दूसरा शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रीयता मतलब नेशनैलिटी, और एक शब्द है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। ये राष्ट्रवाद शब्द जो है वो ये भारत में बहुत ज्यादा वर्तमान में प्रचलित शब्दों में से एक है। हम लोग कहते हैं, हम ये हमेशा क्लेम करते रहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रवाद मेरी रगों में है। हम बहुत तरह के क्लेम करते हैं, लेकिन क्या हम इनके फर्क को समझते हैं? हम राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के फर्क को समझते हैं? शायद सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन की स्टेज में कई बार रहते हैं। कैसे? राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता एक भावना है, राष्ट्र के प्रति एक भावना राष्ट्रीयता है। तो राष्ट्रवादी क्या है फिर? राष्ट्रवाद उस भावना की अभिव्यक्ति है। Nationality is an emotion and nationalism is the expression of that emotion. उस राष्ट्रीयता की भावना, जैसे भारत के प्रति लगाव, ये मेरी राष्ट्रीयता है। मैं और किसी राष्ट्र के प्रति उतना लगाव नहीं करूंगा जितना भारत के प्रति लगाव करता हूं, यह मेरी राष्ट्रीयता है। लेकिन मैं इस लगाव को लोगों के आगे बयां भी करूं, दुनिया के आगे बयां करूं या किसी और के आगे बयां करूं, यह मेरा राष्ट्रवाद है। तो इस लगाव के, भारत के प्रति विशेष लगाव जो है, यह तो राष्ट्रीयता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति जो है वह राष्ट्रवाद है। तो जो राष्ट्रीयता है वह तो हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं सक्रिय या सुसुप्त रूप में रहती ही है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्टिव और इनएक्टिव फेज में ये राष्ट्रीयता की भावना हर व्यक्ति में रहती है। लेकिन जो राष्ट्रवाद है वह हर व्यक्ति में हर समय नहीं रहता है। आप क्लेम भले ही करते हो पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर समय इस भावना को अभिव्यक्त करते नहीं घूमते। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। आप जब घर से बाहर निकलते अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अपने ऑफिस के लिए, क्या रोज घर से तिरंगा झंडा लेकर निकलते हैं? क्या रास्ते भर आप भारत माता की जय बोलते हुए जाते हैं? क्या आप जो है हर काम से पहले, या स्कूटर स्टार्ट करें या कुछ भी करें, हर काम से पहले क्या राष्ट्रगान गाने लग जाते हैं? नहीं। ये सब किस चीज के माध्यम है? ये सब भारत के प्रति अपने विशेष लगाव को अभिव्यक्त करने के माध्यम है। लेकिन जब आप कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, आपका सपोज भारत का पाकिस्तान से मैच हो रहा है, भारत का या किसी और देश से मैच हो रहा है, तो आप अपने गालों पर भी तिरंगा बनाकर चले जाएंगे, माथे पे तिरंगा बना लेंगे, तिरंगे वाली कैप पहन लेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर के जाएंगे और ना जाने किस किस तरीके से भारत के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करेंगे।
तो यहां से ये समझ में आता है कि ये क्यों यहां पर हमने राष्ट्रवाद की, हमने राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की, हमने अपनी नेशनैलिटी को एक्सप्रेस किया। दैट एक्सप्रेशन इज नेशनलिज्म। हम हो सकता है उस समय राष्ट्रगान भी अपना गाएं, वो भी हम कहें, हम भारत माता की जय भी बोलें, या जब कभी हम वॉर लाइक सिचुएशन में होते हैं, हम युद्ध के माहौल में रहते हैं, तब हम कई तरीकों से अपने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और अपने समर्थन को दिखाने की कोशिश करते हैं, वह भी उसे भी हम राष्ट्रवाद ही कहेंगे। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा समझा रहा हूं क्योंकि एक सवाल आता है, अब उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। एक क्वेश्चन ही आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, वह बंगाल से ही स्टार्ट क्यों हुआ? इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए इसे समझा रहा हूं। मैंने कहा बहुत से सवाल ऐसे हैं, वो कंसेप्ट क्लियर होने पर ही आप आंसर कर पाते हैं। तो अगर ये सवाल आए, आपसे ये सवाल किया जाए कि भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट बंगाल से स्टार्ट हुआ, हम आगे पढ़ेंगे, तो बंगाल से ही क्यों शुरू हुआ? तो राष्ट्रवाद को समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवादी आंदोलन वहां से क्यों शुरू हुआ। एक्चुअली इस सारे डिस्कशन से समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर हर समय रहती है, लेकिन राष्ट्रवाद हमारा तब जागृत होता है जब हमारे सामने कोई अपोनेंट होता है, जब कोई विरोधी हमारे सामने खड़ा होता है, जब कोई दुश्मन हमारे सामने खड़ा होता है, विद्रोही हमारे सामने खड़ा होता है, तब हमारी राष्ट्रवाद की भावना जागती है। यानी कि नेशनलिज्म को पैदा करने के लिए कहीं अक्सर एक अपोनेंट की आवश्यकता होती है, जिसके आगे हमें अपने राष्ट्र के प्रति विशेष लगाव को दिखाना है। तो अपोनेंट, जैसे मैंने कहा क्रिकेट मैच में आपके पास अपोनेंट होता है, वॉर में आपके पास अपोनेंट होता है, तो आपको वह दिखाना होता है। पर आप सामान्य जीवन में जब अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो आप किसी अपोनेंट से मिलने या किसी दुश्मन से मिलने नहीं जा रहे, तो आप अपने उस राष्ट्रवाद को, अपनी राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति करते हुए भी नहीं जाते हैं। तो बंगाल से राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने अपना पहला वर्चस्व जो स्थापित किया, वह बंगाल में स्थापित किया। तो यानी कि सबसे पहले जो अपोनेंट हमको मिला, वह बंगाल में मिला। तो जब भारतीयों को अपोनेंट सबसे पहले बंगाल में मिला, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जो है वह बंगाल से प्रारंभ हुआ। अब यह जो राष्ट्रवाद है, यह राष्ट्रवाद 3 तरह का होता है। एक है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा है आर्थिक राष्ट्रवाद, और तीसरा है राजनैतिक राष्ट्रवाद। और ऐसा माना जाता है कि कोई राष्ट्रीय आंदोलन तब सफल होने की उसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं जब वह इसी क्रम में आगे बढ़ता है। मतलब कि सबसे पहले उस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आया हो, उसके बाद आर्थिक राष्ट्रवाद आया हो, और उसके बाद राजनैतिक राष्ट्रवाद आया हो। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब कि उस देश के लोगों में अपने संस्कृति के प्रति गर्व पैदा करना, उस देश की भाषाओं, उस देश के धर्मों, उस देश के रीति रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था में गर्व पैदा करना, तथा उस राष्ट्र की सांस्कृतिक पक्षों में आई कमजोरियों को दूर करना और उनके महत्व को बढ़ाना। वहीं आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि एक देश के लोगों के नियंत्रण में ही उनकी अर्थव्यवस्था को लाने के प्रयास करना, और एक देश की अर्थव्यवस्था को उसी के लोगों की इच्छाओं के अनुसार, उन्हीं के अनुसार ढालने का प्रयास करना, उसकी कोशिशें करना, वह आर्थिक राष्ट्रवाद है। और राजनीतिक राष्ट्रवाद मतलब कि देश के शासन में उस देश के लोगों का नियंत्रण होना, उस देश के लोगों की इच्छा के अनुसार उस देश का शासन चलना, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में उस देश के लोगों को महत्व देना, उनको इंपॉर्टेंस देना। तो ये 3 तरह के राष्ट्रवाद हैं। अब अगर हम भारत को इस मामले में देखें तो भारत बहुत लकी रहा, मैं कहता हूं, क्योंकि भारत, और शायद इसी कारण भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह सफल हुआ, क्योंकि भारत ने इसी क्रम में अपने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया। अगर हम भारत में देखें तो भारत में 1885 वर्ष 1885 से पहले का जो दौर था,
वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर था, जिसके अंतर्गत जो है वो बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधारक हुए, जिन्होंने भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विकसित किया। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय से हम शुरुआत कर लें, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके अलावा सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बहुत लंबी लिस्ट है। तो भारत के अंदर 1885 से पहले तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर आ चुका था, जिसने भारत को अपनी संस्कृति में गर्व करना सिखाया, भारतीय समाज को, और भारतीय समाज की सांस्कृतिक धार्मिक कमजोरियों को और सामाजिक कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया। 1885 से 1905 के बीच का जो दौर है, इसे हम भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का दौर मान सकते हैं, क्योंकि इस दौर में दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, दिनशा वाचा और आपका फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये तमाम नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया और भारत की बदलते हुए आर्थिक संरचनाओं का अध्ययन किया, और किस प्रकार से अंग्रेजी शासन भारत के अंदर जो है आर्थिक व्यवस्था को बदल रहा है और ब्रिटेन के अनुरूप बना रहा है और भारतीयों को एक आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रहा है। भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, इस बात का भारतीय जनता को एहसास दिलाने का प्रयास इस दौर में अपने लेखों के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इसके प्रयास किए। तो कहीं ना कहीं भारत का आर्थिक शोषण पर जो नजर डाली और इस मांग को उठाने की कोशिश की कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय लोगों के हितों के अनुसार बनाई जाए, इसके प्रयास किए। तो हम कह सकते हैं कि 1885 से 1905 के बीच का जो दौर है, वो दौर जो है वो आर्थिक राष्ट्रवाद का दौर है। और 1905 से जो पहला आंदोलन होता है वह स्वदेशी, पहला राजनीतिक आंदोलन बंगाल से खड़ा होता है, जो स्वदेशी आंदोलन है। हम ये सब पढ़ेंगे, ये सब हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो 1905 में पहला स्वदेशी आंदोलन खड़ा होता है और इसके बाद भारत में आजादी तक राजनीतिक आंदोलनों की एक पूरी श्रृंखला जन्म लेती है और कई लोगों का नेतृत्व भारत इस दौर में देखेगा। तो राजनीतिक आंदोलनों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में 1905 के बाद का दौर जो है वह राजनीतिक राष्ट्रवाद का दौर है, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों राष्ट्रवाद भी इसी राजनीतिक राष्ट्रवाद की धारा में शामिल हो जाते हैं और इस राजनीतिक राष्ट्रवाद को और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत जो है उसी क्रम में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा, जिस क्रम में सफल होने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ना चाहिए। पहले भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आया, उसके बाद आर्थिक राष्ट्रवाद आया और उसके बाद फिर भारत के अंदर राजनीतिक राष्ट्रवाद आया। तो ये तो थी कि भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद पनपा, क्यों भारत के अंदर राष्ट्रवाद पनपा, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के फर्क क्या हैं। और अगर यहां से इस कहानी से देखें तो हमें समझ में क्या आता है कि भारत राज्य तो ब्रिटिश शासन में भी था, क्योंकि ब्रिटिश शासन यहां पर कानूनों को बहुत ज्यादा बल देता था, बहुत ज्यादा सरकारी तंत्र को, अपने शासन को मजबूत बनाने की कोशिशें करता था, नियमों की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत कुछ उसने यहां लाने की कोशिशें की, नागरिकता की बातें उसने यहां पर की। तो राज्य का मॉडल तो भारत में अंग्रेजों के शासन में भी था, लेकिन उस राज्य के अंदर, उस ब्रिटिश राज्य के अंदर एक भारतीय राष्ट्र खड़ा करने का काम इस राष्ट्रीय आंदोलन ने किया। और ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि जो ब्रिटिश राज्य को चला रहे थे वो भारतीय जनता के साथ विरोधी की तरह से व्यवहार करते थे, वे भारतीय जनता के साथ दुश्मन की तरह से व्यवहार करते थे, वे भारतीय जनता के हित में व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो फिर अपोनेंट वॉज देयर, अपोनेंट हमारे पास था, तो उसके खिलाफ हमको एक राष्ट्रीय आंदोलन
खड़ा करना था, हमें यूरोपीय प्रजातियों के खिलाफ, यूरोपीय क्रिश्चियनिटी के को मानने वालों के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं भारतीय धर्मों को, भारतीय संस्कृतियों को मानने वाले लोगों को, भारतीय भाषाओं को मानने वाले लोगों को, भारतीय परंपराओं को मानने वाले लोगों को एकजुट करके उनके खिलाफ खड़ा करना था, जो कि इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया। तो ये तो थी कहानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक इंट्रोडक्शन, और इसको समझना कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति क्या थी, भारत के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, और भारत और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता और राष्ट्र और राज्य ये होते क्या हैं, क्योंकि इन पर चर्चाएं आज भी बहुत ज्यादा होती रहती हैं। नाउ अब अगर हम देखें तो मेरा अगला वीडियो अब आपके सामने जो आएगा, उस अगले वीडियो के अंदर हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, एक तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो एक राष्ट्रवाद है, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, उसके विकास का आधार कौन कौन से तत्व बने, किन बातों पर खड़े होकर के भारतीय राष्ट्रवाद खड़ा हुआ, यानी उसके विकास के आवश्यक तत्व क्या थे, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रवाद को मदद करने वाले तत्व कौन से थे। एक तत्व वो जिनके बिना भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती थी, और दूसरे तत्व वो जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को सहयोग करने का काम किया, राष्ट्रीय आंदोलन को सहयोग करने का काम किया। तो उन तत्वों को हम अगले लेक्चर के अंदर, अगले पार्ट के अंदर, वीडियो में हम समझेंगे, और उसके बाद हम कुछ सवालों पर फिर बात करेंगे, और हम 1885 में हम कांग्रेस की स्थापना पर आएंगे। हम इस बात पर चर्चाएं करेंगे, कुछ सवालों पर फिर अब डिस्कशन हमारा अगले वीडियो में होगा, और वो ये होगा कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के लिए जरूरी था। क्योंकि मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में कुछ स्लाइड्स मैं वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत में जन्म लेने वाले संगठनों का पूरा डिस्कशन है। कभी कभी प्री में वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा संगठन कब बना, बंग भाषा प्रकाशक सभा कब बनी, मुंबई प्रेसिडेंसी कब बनी, किसने मुंबई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया, यानी उसके स्थापना वर्ष कौन सा था, स्थापना करने वाले मुख्य लोग कौन से थे, या किस मुख्य उद्देश्य से उस संगठन को बनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनती है, उससे पहले ही भारत में बहुत सारे संगठनों ने जन्म ले लिया था, बहुत सारे संगठन भारत में जन्म ले चुके थे। उन्हीं से एक सवाल यह आया था कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था। ऑप्शन में कांग्रेस रहता है, लेकिन कांग्रेस हम टिक नहीं करेंगे। तो भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, जो स्लाइड्स और जो नोट्स मैं आपको आगे अटैच कर रहा हूं वीडियो में, उसमें उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वो सवाल आ जाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो वो तो नोट्स से एक बार जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि जो अगले वीडियो में मेरा डिस्कशन होगा उसमें मैं उन संगठनों की भी चर्चा थोड़ी सी करूंगा। तो इसलिए वो नोट्स मैं चाहता हूं आप पहले पढ़ लें। फिर उसके बाद इसी डिस्कशन पर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि भाई कांग्रेस जो है वो क्यों बनाया गया। जब भारत में पहले से बहुत सारे संगठन थे, तो फिर कांग्रेस को बनाने की जरूरत क्या थी। अगला एक सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये कि अगर कांग्रेस बनाया भी, और कहा यह जाता है कि कांग्रेस भारतीयों का संगठन था, भारतीयों के लिए बनाया गया संगठन था, तो कांग्रेस का संस्थापक एक विदेशी व्यक्ति, एक यूरोपियन, वो भी एक्स सिविल सर्वेंट क्यों था। एक एक्स सिविल सर्वेंट को कांग्रेस का संस्थापक क्यों बनाया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस समय के जो वॉइसरॉय थे डफरिन, कि कांग्रेस वॉइसरॉय डफरिन के दिमाग की उपज थी। इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। तो क्या ऐसा था? क्या कांग्रेस के निर्माण में कोई ब्रिटिशर्स का कोई षड्यंत्र था? क्या थी कांग्रेस के निर्माण से जुड़ी हुई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? किन्होंने वो थ्योरी दी थी और क्या वो थ्योरी थी? कांग्रेस जब बनी तो कांग्रेस को बनाने के प्रारंभिक उद्देश्य क्या रखे गए? क्या इनिशियल गोल्स थे? किन उद्देश्यों को लेकर के कांग्रेस शुरुआत में बनी, और क्या कांग्रेस उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाई? इसके अलावा यह भी देखेंगे कि जो कांग्रेस के
शुरुआती नेता हैं, उन शुरुआती नेताओं ने खुलकर के अंग्रेजों का शुरुआत में विरोध क्यों नहीं किया, विद्रोह क्यों नहीं किया? क्यों वो उनके साथ बैठकें करते रहे, चर्चा विचार विमर्श करते रहे, लेकिन वो उनका खुलकर विरोध करने से बचते रहे? उसके क्या कारण थे? और इस सवाल पर भी बात कर लेंगे कि जब एक पत्र 1905 के आसपास एक पत्र दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि कांग्रेस के संस्थापकों में से एक हैं, उनके पास एक पत्र आता है और उस पत्र में लिखा होता है कि कांग्रेस एक गद्दार पार्टी है, कांग्रेस भारतीयों की विरोधी है, कांग्रेस अंग्रेजों के साथ मिली हुई संस्था है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करने से बचती है, उनका विरोध नहीं कर रही है और वह भारतीयों के खिलाफ जा रही है। तो इस पर दादा भाई नौरोजी खुश हो जाते हैं और दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि आज हम सफल हो गए हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं दादा भाई नौरोजी? तो इस सवाल पर भी विचार करेंगे। इन तमाम तरह के सवालों को अगले वीडियो के अंदर मैं लूंगा। तो ये नोट्स जो मैं अब इसके बाद अटैच कर रहा हूं, उन नोट्स को भी आप जरूर देखिएगा और उन नोट्स को पढ़िएगा जरूर। और ये जो पढ़ा है, अगर किसी बुक में इसके और एक्सप्लेनेशंस कहीं मिलते हैं तो उन एक्सप्लेनेशंस को भी ढूंढिएगा। किसी नेशनलिज्म के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं उनको जरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। सहयोगी एलिमेंट्स यानी कि सपोर्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ फैक्ट्स को मैं वैसे अगली क्लास में वो भी दूंगा, तो कि कांग्रेस कब बनी, कांग्रेस की स्थापना किस जगह हुई, पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर हुआ, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस के शुरुआती नेता जो संस्थापक अन्य शुरुआती नेता थे वो कौन कौन थे, उन पर भी चर्चा अगली क्लास के अंदर करेंगे। और जो है ये जो पुराने संगठन जो बने हुए थे उनमें से कौन कौन से नेता थे जो कि कांग्रेस के अंदर आकर के जुड़े या जिन्होंने कांग्रेस के मंच को तैयार करने की कोशिश की, इस पर भी अगले वीडियो के अंदर मैं जो है सारी बातें इन पर चर्चाएं करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और आई होप आपको एक कंसेप्ट को थोड़ा मैंने डिटेल में क्लियर करने की कोशिश की, जिसको हम लोग डिस्कशन बहुत करते हैं लेकिन उसको लेकर के कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं रहता और इस वजह से हम भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रकृति को, उसकी नेचर को भी नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगा कि जब राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को समझते हुए हम इस आंदोलन की पढ़ाई को शुरू करें। तो एक मेरा ये प्रयास था। अगर आपको ये मेरा प्रयास जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठकर, तो जो है अगर आपको प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर के अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट करिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार कर सकते हैं, क्योंकि मैं घर से ही सब कुछ कर रहा हूं, तो आपके अगर जितने मैं सुझावों को लागू कर सकता हूं वो भी करने की कोशिश करूंगा। और तो क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स और जो भी आपकी तरफ का रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स मोटिवेट करता है, मेहनत करने का मन करता है। सच बताऊं तो ये एक वीडियो को शूट करने में, उसको एडिट करने में और ये सारी तैयारी करने में आजकल मेरा पूरा का पूरा दिन लग रहा है। कई बार कई सारी दिक्कतें होती है, वीडियो शूट कर लेता हूं तो पता चलता है कि मोबाइल की बैटरी लो हो गई या रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। आज ऐसा ही हुआ, मैं पूरा 1 घंटा मैंने बोल दिया था, उसके बाद जो है देखा कि 19 मिनट बाद रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। तो इसीलिए अब ये वीडियो आज का थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन फिर से दोबारा से मुझे थोड़ा शूट करना पड़ा। तो अभी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वो उतना सेटअप घर पर नहीं है, उतना सपोर्ट घर पर नहीं है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये प्रयास हेल्पफुल है, तो मैं ये कोशिश जारी रखूंगा, इसको कंटिन्यू करता ही रहूंगा। इस बहाने अगर आपको कुछ भी फायदा हो जाता है इस तैयारी के दौरान, ठीक है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, जिससे कि और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सके और ये मैसेज और ये कंसेप्ट तो शायद सबको भारत में पता होना चाहिए, तो सब तक ये पहुंचे, इसमें मेरा सहयोग करिए। थैंक यू। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलूंगा। मेरा अगला वीडियो कल रात तक आएगा, नहीं तो परसों।